प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था वो था अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यही आपके एनसीईआरटी की हेडिंग है, लेकिन इस हेडिंग में वो नहीं लिखा इन्होंने जो मेन हेडिंग डाल रखी है। जो लिखा है उसको मैंने कई सारे छोटे छोटे स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है। हेडिंग्स बना दी हैं, एक प्लेसेंटा बना दी है, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर दी है, एक ऑर्गेनोजेनेसिस कर दी है, एक जेस्टेशन पीरियड कर दिया। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट दिया है, लेकिन हेडिंग मेन यही है। तो इस प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए एक पुरानी लाइन आपको सीखनी है जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, लेकिन वो लाइन जो है उसके लिए हम आपको उस तरह से सेल नहीं बनाएंगे जिस तरह से हमने उस समय बनाई थी। मुझे टर्म चाहिए ब्लास्टोसिस्ट, हमें टर्म चाहिए ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। याद है आपके पास? तो मैं वही कर रहा हूं। ये कलर थोड़ा बदल रहा है हमारे पास। ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट हो गई। अब मैं इसे सेल के फॉर्म में नहीं बनाऊंगा। ये ट्रोफोब्लास्ट हो गई। इवन जो इनर सेल मास हुआ करता था उसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। वही डायग्राम है, बस थोड़ा ये रे डायग्राम जैसा प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। याद रहेगा, ये इनर सेल मास ग्रीन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ट्रोफोब्लास्ट। मैं लाबलिंग कर दूं, देखो ट्रोफोब्लास्ट, और ये इनर सेल मास। आपने लास्ट पॉइंट ये कहा था कि हमारी जो ब्लास्टोसिस्ट है इट इन्वेजिनेट इन द एंडोमेट्रियम, कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ एंडोमेट्रियम और धंसता चला जाएगा। जब ये धंस रहा होगा तो जो ट्रोफोब्लास्ट का हिस्सा सबसे पहले यूट्रस की वॉल में कांटेक्ट में आया, वो वाला हिस्सा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना शुरू करेगा। थोड़ा शेप बदल गया, इसीलिए मैंने सेल नहीं बनाई। सेल बनाई होती तो बड़ी दिक्कत होती हमको बनाने में। मैं कह रहा हूं जैसे मैं ऐसे कांटेक्ट में आऊंगा तो सबसे पहले तो ट्रोफोब्लास्ट कांटेक्ट में आएगा। तो जो हिस्सा सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, and this trophoblast form the finger-like projections। अब इनका नाम अभी हम बदल दे रहे हैं, थोड़ा सब्र करिएगा इसके नाम में। इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। विलाई जैसा यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। आप कलर देख के बता सकते हैं कोरियोनिक विलाई इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। इसमें कोई आपत्ति आपको डायग्राम से नहीं होगी, वो लाइन आपकी लेकिन फिट हो जाएगी कि जब वो इम्प्लांटेशन कर रहा होता है उसी दौरान हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट थी दैट गिव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज कोरियोनिक विलाई। तो ये कोरियोनिक विलाई धंसा हुआ, भाई यही तो धंसता चला जाएगा। तो मैं वो धंसने वाली स्थिति के फेवर में यहाँ यूट्राइन एंडोमेट्रियम दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये सर एंडोमेट्रियम में ये ऐसे धंसा हुआ होगा, शायद आप समझ पाए। जैसे आटे की लोई ले लीजिए और उसमें अंगुली धंसाइए, शायद ये वाली फीलिंग आपको मिली। देखिए ऐसे, जैसे मेरा बोर्ड अगर रबर का होता और अपने फिंगर को मैं लेके इसमें धंसाता तो जहां जहां फिंगर धंसती जाती तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आता। एंड दिस इज नथिंग बट से यूट्राइन टिश्यू आप कह लीजिए या मैटरनल टिश्यू कह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रीन वाला हिस्सा तो यही हो गया। अब मैटरनल टिश्यू है, याद करिए ल्यूटियल फेज में होगा तो ब्लड कैपिलरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, खूब सारी होंगी। दिस इसका नाम लिखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ यूट्राइन टिश्यू लिख रहा हूं इसको। आप एंडोमेट्रियम लिख दो वो भी चलेगा, मैटरनल पार्ट लिख दो वो भी चलेगा। दिस इज यूट्राइन टिश्यू। जी, ये हमारी पहली लाइन कहने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज कोरियोनिक विलाई which invaginated या that is surrounded by uterine tissue। क्लियर हुई बात? अभी मैंने कोई नाम नहीं किया है, वो पहली लाइन एनसीईआरटी में जो लिखी है वो बताई। उस लाइन का क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कोरियोनिक विलाई इज फॉर्म्ड बाय, तो एक जनरल सा आंसर है ट्रोफोब्लास्ट। अभी क्लियर और कर दूंगा। इज इट ओके?
तो पहली लाइन जो हम लास्ट लेक्चर में छोड़ के गए थे वो यही छोड़ कर गए थे। इम्प्लांटेशन के वक्त ही कुरियोनिक विलाई बनने लगेगा और ये यूट्रस की जो वॉल है, टिश्यू है, उसी टिश्यू में ऐसे धंसता चला जाएगा। अब हमारा पहला टॉपिक है प्लेसेंटा। ये तो मैंने मेन हेडिंग में जनरल बात करनी शुरू की, तो फर्स्ट टॉपिक देखें इसमें, दैट इज प्लेसेंटा। इस जगह पे जो किताब जो थ्योरी लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, वो वेरी करती है थोड़े से डायग्राम से। यानी थ्योरी में बहुत कम लिखा है और कुछ अलग लिखा है, और डायग्राम में जो लिखा है वो उन्होंने थ्योरी में बनाया। तो अब प्लेसेंटा वाले हिस्से को देखिए। पहला एक जनरल सा बात ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा बनने में कुल 3 महीने का समय लगता है, 3 मंथ। ये नहीं लिखा है, ऐसा मत समझिएगा कि बस बन गया प्लेसेंटा। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है 10वें दिन इम्प्लांटेशन हुआ, लेकिन 3 महीने लग जाते हैं प्लेसेंटा बनने। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्लेसेंटा जब फुल डेवलप होता है तो इसका वजन, ये भी नहीं लिखा है, तकरीबन 500 ग्राम होता है, आधा किलो का प्लेसेंटा होता है। इसलिए इसमें छोटा स्ट्रक्चर मत समझिएगा। अब प्लेसेंटा कैसे बनेगा? यही वाला हिस्सा जो कोरियोनिक विलाई है और यूट्राइन टिश्यू है, ये जो आपस में इंटरडिजिटेटेड है, आपस में एक दूसरे में फंसे पड़े, ऐसे ही तो आप कह रहे हो, इस तरह से, तो यही इंटरडिजिटेट करते हैं, एक दूसरे में फंसे रहते हैं। यूट्राइन टिश्यू यानी मैटरनल पार्ट और कोरियोनिक विलाई यानी फीटल पार्ट, ये आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं। दिस इंटरडिजिटेट, इसका मतलब होता है एक दूसरे में धंसे, ऐसे फंस जाना, इस तरह से। तो इसी इंटरडिजिटेट विद ईच अदर and jointly forms placenta। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे प्लेसेंटा किसका पार्ट है तो किसका बताएंगे, माँ का या फीटस का? दोनों का। ये शब्द ध्यान दीजिए, नहीं तो लगेगा आपको कि सर प्लेसेंटा तो माँ का पार्ट है। हमने इसलिए ऐसे डायग्राम बताया कि देखिए ये जो यूट्राइन पार्ट है ये मैटरनल पार्ट है, और जो कोरियोनिक विलाई है ये फीटल पार्ट है। भाषा पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि लैंग्वेज बड़ी मतलब कंसाइज करके लिखी है कि जो कोरियोनिक विलाई आपने बनाया वो और यूट्राइन टिश्यू आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं और ज्वाइंटली मिल के प्लेसेंटा बना। और ये जो प्लेसेंटा है, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट between the mother and the fetus. This is the structural and functional unit between fetus and maternal tissue या maternal part। जो आप कहते हैं माँ और बच्चे के बीच में जो रिश्ता है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, दैट ऑल इज नोन एज ए प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा की डेफिनेशन है। लेकिन प्लेसेंटा इज नॉट वेरी सिंपल एज यू आर लुकिंग हियर। मैं खाली शब्द इस जगह पर फोकस कर रहा था कि समझ में आए कि प्लेसेंटा इज ए ज्वाइंट स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा सिर्फ माँ या बच्चे का एक का नहीं है, ये ज्वाइंटली बनाती है। तो दोनों लाइनें क्लियर हो गई। मैंने अभी 2 ही लाइन बताई। पहली लाइन पिछले लेक्चर से कहा कि जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट था जब इम्प्लांटेशन कर रहा है, न्यूट्रिशन इन द सेंस, क्योंकि जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तो हम दाल चावल तो खाते हैं, मुंह से खा ही नहीं सकते क्योंकि खाना छोड़िए पचा भी नहीं सकते, तो इसलिए हम मुंह से नहीं खाते, लेकिन हमें खाना तो चाहिए हमारी सेल्स को। तो प्लेसेंटा ही वो स्ट्रक्चर है जहां से बच्चे को मिलेगा। अभी मैं डायग्राम में लिखाऊंगा क्योंकि जो थ्योरी में लिखा वो डायग्राम में अलग बनाऊंगा। सर हम सांस भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे लंग्स एकदम पिचके हुए होते हैं, कोलैप्स होते हैं। अब कोलैप्स होंगे तो सांस कैसे ले लो? बाहर कोई हवा थोड़ी ना है, आप तो पेट के अंदर बंद हो, तो भी प्लेसेंटा।
एक्सक्रीशन। हम जब न्यूट्रिशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो वेस्ट भी निकलता होगा। तो वेस्ट निकालने के लिए क्या वहां टट्टी पेशाब करेंगे माँ के अंदर? कैसे करेंगे? क्योंकि हमने इंटेस्टाइन से तो खाया ही नहीं, तो कोई इगेशन जैसा प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमने मेटाबॉलिज्म तो की ना, सेल्स में वेस्ट तो निकलता होगा, यूरिया सो कॉल्ड। तो सर अमोनिया यूरिया हम कैसे निकालें? अभी एक फंक्शन और आगे बताएंगे। इन सब के अलावा एक फंक्शन है एंडोक्राइन, कुछ हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है, तो वो अभी रुक के बताते हैं। अब ये डायग्राम आपको एग्जैक्टली देखना चाहिए कि रियली प्लेसेंटा क्या इतना सरल सा स्ट्रक्चर है, वो उन्होंने बढ़िया सा बनाया। तो थोड़ा दूसरी जगह आके देखिए डायग्राम में। यस, डायग्राम बनाते वक्त की कोशिश करेगा समझने की। जो भी चीज हम यहाँ बना रहे हैं वो यूट्रस के अंदर बना रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमारा फीटस है। अब बहुत अच्छा तो नहीं बनाएंगे सर, ऐसे फीटस ग्रो करना। जो इनर सेल मास आपने लिखा था, कहा था यही इनर सेल मास एम्ब्रियो बनेगा, तो ये एम्ब्रियो बना। अब इसमें चारों तरफ से आप मेम्ब्रेन चेक करिएगा। एक मेम्ब्रेन सर ऐसी होती है, पहले बोर्ड की तरफ देखिएगा, फिर आपको किताब वाला डायग्राम भी दिखने लगेगा। कलर बदल दिया। एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरी मेम्ब्रेन एक और दिखाते हैं हम, और बड़ी मर्गिली सी होगी, एंड दिस यू कैन सी दिस इन योर बुक। एक और मेम्ब्रेन हम आपको दिखाते हैं, कलर हम अपना बदल नहीं रहे हैं, एंड लाइक दिस। और एक और, चार मेम्ब्रेन हमें दिखानी है। अब होता क्या है, हम चारों तरफ नहीं बनाना चाहते, वैसे बनाना चाहें तो इसमें आप चारों तरफ ऐसे ऐसे बना सकते हो, बस हमारा डायग्राम थोड़ा गंदा होता चला जाएगा ऐसे। तो पहले अब लेबलिंग देखिए, सारी घटनाएं यूट्रस में है। तो अब इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये तो एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो इनर सेल मास से डेवलप। जो ये नीले रंग का हमने कलर बनाया है, ये इनर सेल मास से नहीं डेवलप, दैट इज फॉर्म बाय ट्रोफोब्लास्ट। कलर देखिए, ये एम्ब्रियो के बाहर चार मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियो के बाहर है ना, तो नाम उसी तरह से दीजिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मेम्ब्रेन, तो नाम देते हैं। जो सबसे बाहर आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं कोरियन। किसने बनाया? तो हमने भी तो यही कहा था, तो वहां थोड़ा शॉर्ट में कहा था। फिर एक मेम्ब्रेन ये देखिए ऐसे बनी हुई है, इसे कहते हैं हम लोग एमनियन। दो और बड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, अपनी किताब में आप देखेंगे तो दिखिएगा जरूर। लेवलिंग भी शायद एक ही है, दूसरे की नहीं है। एक का नाम होगा यॉर्क सेट, और एक का नाम लिखा नहीं उन्होंने, उसका नाम है एलेंटोइन। देखा आपको अपने डायग्राम में? एकदम मर्गिलीस देखिएगा उस डायग्राम में, दो छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, काफी मरे मरे से हैं। दिखना चाहिए, नहीं तो लगेगा सर ये कहाँ पढ़े चले जा रहे हैं, हमारी किताब में तो लिखा नहीं है। तो लिखा तो नहीं है, डायग्राम में तो है ना। तो यहाँ पर चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इनको नाम दे दें इन चारों को। These are known as an एम्ब्रियो के बाहर है, कलर बदल दिया हमने, तो बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप डायग्राम देखें तो दो मेम्ब्रेन ऐसी हैं जो बहुत मर्गिली सी है, तो जैसे लगता है कि अस्तित्व ही नहीं है। ध्यान से देखने को कह रहे हैं तो दिख रहा, अदरवाइज दिखता भी नहीं आपको। एंड दीज आर हाईली रिड्यूस्ड। ये दोनों जो होती हैं, ये बेहद रिड्यूस्ड होती हैं, इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में शो हो रहा है, तो मैंने भी शो कर दिया।
यही दो मेम्ब्रेन आपके पूर्ण विकसित फॉर्म में दिखती है। दिस इज एम्ब्रियन एंड कोरियन। अब जो एम्ब्रियन वाला हिस्सा है ये मेम्ब्रेन हुई और एम्ब्रियो और एम्ब्रियन के बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा ग्रीन और ब्लू के बीच, इसको नाम देते हैं एम्ब्रियोटिक कैविटी और इसमें भरा होता है पानी। नाम जरूर सुना होगा, इसे नाम देते हैं दैट इज एम्ब्रियोटिक कैविटी, जिसमें भरा है पानी यानी फिल्ड विद यस एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। नाम शायद आपने जरूर सुना हो, यही देखिए वो एम्ब्रियो को लगभग चारों तरफ से घेर के रखता है। अभी मैंने प्लेसेंटा नहीं पढ़ाया, अभी मैं सिर्फ फीटस पढ़ा। प्लेसेंटा पढ़ाऊंगा तो हरा वाला दिन भी तो आएगा, यूट्राइन पार्ट नहीं। तो हमारा जो एम्ब्रियन है ये एम्ब्रियो को लगभग चारों तरफ से घेरता है, बस थोड़ा सा हिस्सा नहीं घेर रहा। एम्ब्रियो और एम्ब्रियन के बीच में कैविटी है, उसका नाम एम्ब्रियोटिक कैविटी, जिसमें एक फ्लूइड भरा है, इसका नाम एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। दिस एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इज ए शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, एम्ब्रियो के चारों तरफ, फीटस के चारों तरफ पानी भरा, इसलिए देखिए माँ अगर जब बैठेगी तो उसका पेट दबेगा, जब पेट दबेगा उसका तो दबाव बच्चे पर पड़ सकता है, तो बच्चा डैमेज हो सकता है। पेट के बल सो सकती है, तो किसी भी प्रकार का दबाव पड़े तो उससे सहने के और भी काम होते हैं, बट आप यही याद करिएगा कि एम्ब्रियोटिक फ्लूइड कहलाता है शॉक एब्जॉर्बर। किसी प्रकार का झटका इसमें ना ले, क्योंकि सोते वक्त तो हमें ध्यान भी नहीं रहता हम करवट सो रहे हैं या पीठ के बल या पेट के बल, तो उस दौरान फंस सकता है। पर डेलिकेट टिश्यू है, यही चीज हम जब दिमाग पढ़ाएंगे तो दिमाग के चारों तरफ भी भगवान ने पानी भरा है कि कहीं ऐसे झटका लगे अगर तो सर उस झटके को वो सहन कर सके, नहीं तो ब्रेन को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसका रोल यही है। फिर एक प्रोसेस आप कभी पढ़ेंगे एम्नियोसेंटेसिस, वो अगले लेक्चर में कहीं पढ़ाएंगे जब रिकॉर्डेड हेल्थ। अब सबसे बाहर की लेयर कोरियन देखिए, कोरियन सबसे बाहर की लेयर है, चारों तरफ से एम्ब्रियो को घेरे रहती है और इसी में आपने कोरियोनिक विलाई बनाई। बस थोड़ा सफाई के लिए मैंने पूरी कोरियन में नहीं बनाया, आपके एनसीईआरटी में पूरी जगह बना, जितना हिस्सा उन्होंने दिखाया वो सारे हिस्से में उन्होंने ये बना। अब यही वाला हिस्सा जरा देखिएगा। अब मैं यूट्रस भी बना दूं यहाँ पर, तो ये थोड़ा वर्क दीजिए, मैं यूट्रस बना लूं। ये यूट्रस है। अब इसमें हम इंडोमेट्रियम वाले फीवर में हम ऐसे बनाएंगे, लो डायग्राम पिछले वाले डायग्राम से मैच करिएगा। ये ऐसे ही तो धंसा हुआ होगा, जहां जहां विलाई होगा थोड़ा साफ दिखाई दे, इसी वजह से मैं धीरे धीरे बना रहा हूं, अली हमारा लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। लो ऐसे मुझे हर तरफ करना पड़ेगा भाई, जहां जहां कोरियोनिक विलाई बनाओगे हर जगह कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट एंड फॉर्म प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा का हिस्सा देखिए, तो मैं सारे हिस्से को नहीं शो कर रहा हूं, बस यहां तक ला रहा हूं। इधर वाला तो मैं बिल्कुल शो नहीं कर रहा हूं और ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, आपको समझ में ये आ जाए, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि ये प्लेसेंटा है। यही तो लाइन आपने लिखी थी, कहा था ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स कोरियोनिक विलाई। कैन यू सी, ये कोरियोनिक विलाई ब्लू पेन से ही बना रखा, वो आपकी इस टिश्यू में यस यहां धंसी हुई। तो ये मैं आपको यूट्राइन टिश्यू दिखा, ऐसे इस तरफ मैंने विलाई नहीं बनाई ऐसे। तो यही वाला हिस्सा कुल मिला के हमारे यहाँ प्लेसेंटा कहलाएगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ए प्लेसेंटा। यही लिखा था सर अभी आपने थोड़ी देर पहले, लेकिन ये अब प्लेसेंटा की डेफिनेशन हमारी पूरी हो गई। फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, फीटल और मैटरनल दोनों देखने लगे। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन करता है, और फीटस तो हमारे यहाँ पर
भाई आप कह रहे हो ये प्रोवाइड करता नरिशमेंट, क्यों करता है? क्योंकि मेरी माँ के पास ब्लड कैपिलरीज है, तो वो यहाँ ब्लड कैपिलरीज होंगे ऐसे। तो यहीं से आपको खाना लेकर आना है, यहीं से आपको रेस्पिरेटरी गैसेस लानी है और यहीं वेस्ट रिलीज करना है। तो इस एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से जोड़ोगे ना, तो जोड़ दीजिए। आप ध्यान से फिर देखिएगा, फिर आपको कुछ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर से मैं ही अपनी माँ के अंदर ऐसे जुड़ा बैठा हूं, और ये हमारी कोरियोनिक विलाई है, जो हमारे रूम की रूफ है, वहां कहीं प्लेसेंटा है। तो अब उस जगह से यहाँ को हम अम्बिलिकस से ऐसे एक टिश्यू से जोड़ते हैं, दैट इज अम्बिलिकल। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसका नाम लिखते हैं, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से कोई भी चीज प्लेसेंटा से फीटस तक ला सकते हैं और फीटस से प्लेसेंटा तक ले जा सकते हैं। यस, बिकॉज वी हैव ब्लड वेसल्स। इसके अंदर आपको, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। ये फीटस की अपनी ब्लड वेसल्स हैं। इसके अंदर आर्टरी भी होगी और इसके अंदर वेन भी होगी। यस, ऐसे। क्योंकि कोई भी चीज को पहुंचाना होगा तो एक ब्लड वेसल आनी चाहिए जो खून लेकर आती है, और एक ब्लड वेसल होनी चाहिए जो खून लेकर जाती है। इसके अंदर होगी आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर विद अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। आप डायग्राम में देखेंगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिखाई देगा, भले आर्टरी और वेन ना दिखा। अब आप सोचिए, जैसे मान लीजिए हम यहां से ले जा रहे हैं इस जगह से, तो वो क्या हो, आर्टरी या वेन? जब हम यहां से ब्लड फीटस से, बहुत ध्यान से बोलिएगा, फीटस से प्लेसेंटा की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो उस ब्लड वेसल का नाम क्या होगा? आर्टरी। हार्ट किसके पास है? तो हार्ट से दूर जाएंगे तो क्या होगा? सब सत्यानाश कर देते हो आप। आर्टरी की डेफिनेशन है कि वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। तो अम्बिलिकल आर्टरी खून लेकर जाएगी इस जगह, और जो यहां से लेकर आएगी हार्ट की तरफ, वेन ये है। अब और कोशिश करिए, अम्बिलिकल आर्टरी जो यहां से खून लेकर जा रही है, बताइए उसमें शुद्ध ब्लड या अशुद्ध ब्लड? अशुद्ध ब्लड, क्योंकि इन्होंने कहा रिस्पिरेशन करना है। तो ये दूसरा ऑप्शन है जो आप बचपन से रटे आ रहे हैं ना इतने बड़े होने से, कि अम्बिलिकल सॉरी पल्मोनरी आर्टरी द आर्टरी हैविंग द डीऑक्सीडेटेड ब्लड। दूसरी आर्टरी रिजेक्ट कर लीजिए, अम्बिलिकल आर्टरी। पढ़ते नहीं ना आप, इसलिए वहां पे ध्यान नहीं। फिर आप पढ़ते थे, यहाँ पर जब लेकर जाएंगे अशुद्ध ब्लड, तो ऑक्सीजनेशन यही होगा। ये लंग्स का काम तो कर रहा है ना, रिस्पिरेशन। तो यहां पर आप ऑक्सीजनेशन करोगे, फिर वहां से शुद्ध ब्लड लेकर आओगे वाया वेन। तो पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन, ये दो वेन ऐसी आपके शरीर में हैं जहां शुद्ध ब्लड। बट आप इसलिए नहीं पढ़ते हो कि आपकी किताब में ये दो शब्द नहीं लिखा, तो छोड़ दो उसको। आप पूरी फोटो बना के बैठे हो, खाली नाम ही तो जानना है आपको। तो इसी तरह अब आप इसको जब देखोगे तब ये शब्द आप समझ पाओगे कि हम कैसे कह रहे हैं कि सर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये तीन काम हम। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज डिफ्यूज होके इस जगह अम्बिलिकल वेन में आएगा ना, उसके माध्यम से बच्चे तक आएगा। बच्चे ने उस न्यूट्रिशन को यूज किया, यूज करने के बाद जो वेस्ट निकला, फिर अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा के पास ले गया और उसको दे दिया। जो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं वो तो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ से कोई चीज इसमें डाल रहे हैं और यहाँ से कोई चीज इसमें डाल रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया कि प्लेसेंटा कहाँ है, एम्ब्रियो कहाँ है और कैसे हम कनेक्टेड हैं।
इसमें ये तो सबने महसूस किया होगा, यही है, ऐसे जुड़ा रहता है। अब जब हम पैदा होते हैं तो यही काट दिया जाता है, जब काट देते हैं तो ये टिश्यू श्रिंक करता है। कोई भी टिश्यू अगर खाना नहीं दोगे तो सिकुड़ जाएगा, वही आपके बाद में नाभि के फॉर्म में दिखाई देती है। आज इसका कोई रोल नहीं दिखता, लेकिन अगर ये माँ के पेट में हम थे तो यही एक माध्यम था जिससे हम प्लेसेंटा से चीजें लाते थे या ले जाते थे। क्लियर हुआ? रिपीट कर रहा हूं मैं। यहाँ दिखाया था कि प्लेसेंटा हमारे यहाँ 3 महीने पे बन जाता है। पूरी प्लेसेंटा बोले तो ये है दिस पार्ट, मैं अम्बिलिकल कॉर्ड इसमें शामिल नहीं कर रहा। प्लेसेंटा हमारे यहाँ 3 महीने पे बन जाता है। इसका वजन लगभग आधा किलो होता है। प्लेसेंटा है क्या? जो कोरियोनिक विलाई था और यूट्राइन टिश्यू था, ये आपस में इंटरडिजिटेट करता है, और इंटरडिजिटेट करके जो जॉइंटली स्ट्रक्चर बनाता है उसी का नाम होता है प्लेसेंटा, जो माँ और फीटस यानी बच्चे के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। प्लेसेंटा की बेसिक 4 फंक्शन है, मैंने 3 बताए। बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बच्चे को रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन और एक्सीक्रीटरी। अब ये तीनों आपको समझ में तब आएगा जब आप ये डायग्राम फील करेंगे। अगर ये डायग्राम फील नहीं करेंगे तो ऐसे आंख बंद करके लोग रखते हैं, प्लेसेंटा रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन लग जाता है। कई बच्चों को लगता है यही प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा वो है दूध, वहां पर हम एक्सचेंज करेंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम यहाँ पर न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? वहां से एक्सचेंज होगा, ब्लड के सहारे हमारे पास आएगा, हम उसको यूज करेंगे और अपना वेस्ट हम ब्लड के सहारे वहां भेजेंगे ताकि हम एक्सचेंज कर सकें। क्लियर है? यहाँ पर आपके पास डेवलपमेंट आगे बढ़े हैं तो अपने डायग्राम में एक और चीज देखिएगा जो एनसीईआरटी ने फिर नहीं लिखा। अपना डायग्राम ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर सर्विक्स वाले हिस्से में एक उसने गांठ नुमा स्ट्रक्चर बना रखा है। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। कुछ नहीं बताया है, आप समझो। कई लोग देखते ही नीचे कुछ बना दिया, तो इसको लेबलिंग शायद की गई है म्यूकस प्लग। मुझे याद नहीं किया है कि नहीं किया है, लेकिन दिस इज द म्यूकस प्लग। कोई पूछने भी नहीं आता कि काहे बना है, क्योंकि सबका फोकस ऊपर रहता है, क्योंकि पढ़ तो हम प्लेसेंटा है। तो इस टॉपिक की जरूरत हमको अगली चैप्टर में पड़ेगी। जब प्रेगनेंसी, ये तो प्रेगनेंसी वाली अवस्था है ना, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है और पूरी प्रोजेस्टेरॉन यस तो हम इसमें ये कह रहे थे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे तो सर्विक्स वाले हिस्से में एक म्यूकस का प्लग दिखाई देता है। तो ये किताब में मेंशन नहीं किया गया, बट इसकी आवश्यकता हमको अगले चैप्टर में पड़ेगी। तो अभी जान लीजिए, वहां पर ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जब प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो डायग्राम बना है ये प्रेगनेंसी का बना हुआ है, इम्प्लांटेशन हो चुका, हम प्लेसेंटा की बात करने लगे, तो ये तो पूरी उम्मीद है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पर होगा। तो जब भी फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पर होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो सर्विक्स वाले हिस्से में म्यूकस की गांठ बन जाती है। वो होता म्यूकस है लेकिन एक तरह से जम सा जाता है। और शायद ईश्वर ने इसलिए ऐसा किया है कि इस प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ से कोई भी फ्लूइड बाहर ना निकले, कोई डिस्चार्ज नहीं होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। इसलिए फीमेल इस बात को भी नोटिस करती है कि उसके अंदर से कोई वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बंद है, और जब डिलीवरी होनी होगी तो यही सबसे पहले निकलेगा। लेकिन इन सब बातों का यहाँ से कोई लेना देना नहीं। इसी का इस्तेमाल हम आपसे कराएंगे कंट्रासेप्टिव। अगर हम लड़की को प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खिलाना शुरू कर दें तो उसके पास यहाँ म्यूकस प्लग बन जाएगा, तो कोई स्पर्म एंट्री भी तो नहीं कर पाएगा। भैया रास्ता बंद कर दिया, स्पर्म इसी से तो इंटर करेगा। प्रेगनेंसी नहीं, नॉर्मल लड़की की बात कर रहा हूँ, 20, 21, 22 साल की लड़की है, उसको हमने प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खिलाना शुरू कर दिया, तो उसके जो भी काम होंगे वहां बढ़ाएंगे। लेकिन एक काम ये भी तो होगा, यहाँ म्यूकस प्लग बना देगा, और म्यूकस प्लग बना देगा तो स्पर्म इतनी आसानी से घुस ना पाएगा, रास्ता है बंद। तो वहां पे एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि इट मेक्स सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म। वहां मैं याद दिलाऊंगा, होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। ये स्पर्म के लिए अनफ्रेंडली हो जाता है। अनफ्रेंडली मतलब एंट्री नहीं करने देता।
तो ये मेरा सेंटेंस वहां लौटा दीजिएगा, यहां कोई जरूरत नहीं। अब एक फंक्शन और जाने कि यहां पर हमारे पास शब्द है इंडोक्राइन, जिनमें इंडोक्राइन फंक्शन भी है। तो प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन निकलते हैं, उसे जानिए। तो हार्मोन्स, चार मुख्य हार्मोन हैं। एक का नाम कहलाता है दैट इज HCG, पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। Gonadotropin, and it is a very essential hormone for continuation of pregnancy. प्रेगनेंसी चलती रहे उसके लिए ये भी एक बहुत जरूरी हार्मोन। ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, इससे पहले कहां से निकाला था? ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाया? कोरियोनिक विलाई ने क्या बनाया? कौन सा गलत कहा? आज आप जो रट रहे हो प्लेसेंटा HCG निकालता, हम कब का पढ़ा चुके। ट्रोफोब्लास्ट ही तो कोरियोनिक विलाई बना रहा है, वही कोरियोनिक विलाई आज आप प्लेसेंटा के नाम से पुकार रहे हो। तो जब ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स HCG निकाल सकती थी तो व्हाई नॉट दिस प्लेसेंटा? फिर दूसरा एक हार्मोन आपके पास है दैट इज HPL, इसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अब कई बार ये नाम सुन के लगता है लैक्टोजेन, लैक्टो का मतलब दूध समझते हैं और जेन का मतलब बना। तो ऐसा लगता है नाम को देख करके कि ये दूध बनवाता होगा, ऐसा नहीं। दूध बनवाने वाला हार्मोन हम आपको बता चुके हैं, प्रोलैक्टिन। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, किताब में यही नाम लिखा है लेकिन अब हम इसे बदल चुके हैं। लेकिन चूंकि यही लिखा है इसलिए हम आपको यही पढ़ा। इसका नाम हो चुका है मेमोट्रोफिक हार्मोन। ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। तो इससे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को देखकर, लैक्टोजेन लैक्टोजेन तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा समझा। दूध का फॉर्मेशन एल्वेलाई की सेल्स में सिर्फ PRL के द्वारा होता है। न सिर्फ बनाता है बल्कि बना के उसी के ल्यूमेन में इकट्ठा कर देता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ कराता है प्रेगनेंसी के दौरान। और तीसरा चौथा हार्मोन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वन इज द ईस्ट्रोजन एंड अदर इज द प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरोन। ये चार हार्मोन ऐसे हैं जो प्लेसेंटा से निकलते हैं। इनका अपना काम है। HCG चाहता है प्रेगनेंसी चलती रहे, ये चाहता है मेमोरी ग्लैंड ग्रो कर जाए, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इज नेचुरली इंपॉर्टेंट हार्मोन। लेकिन एक और बात, जब प्रेगनेंसी का अंतिम समय चल रहा होता है, अंतिम का मतलब लगभग 9वां महीना चल रहा होता है, तब एक हार्मोन और निकलता है लेकिन प्लेसेंटा से नहीं निकलता, वो ओवरी से निकलता है। लेकिन लिखा चूंकि वो प्लेसेंटा वाले टॉपिक में है, लड़के को लगता हमने रिलैक्सिन कहां पढ़ा था? प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा लगा। स्पष्ट ऐसी भाषा लिखी है, इन द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अ रिलैक्सिन हार्मोन आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। लेकिन गलत इसलिए होता है कि वो जिस जगह पढ़ रहा होता है वो जगह ओवरी की नहीं, इसलिए उसे टॉपिक याद आता है, किस टॉपिक में पढ़ा है वहीं लगा देता है। बस चार ही हार्मोन का जिक्र किया। इनमें अगर हम आपको और दिखाएं भी हटाते हैं। अब दूसरी बात कह रहे हैं यहां से, इन लेटर मंथ, अंतिम महीने में ऑफ प्रेगनेंसी, ओवरी सिक्रीट रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन का काम ही कुछ ऐसा होगा, चाइल्ड बर्थ। ये हमारे यहां पर आप पढ़ेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है पेल्विक गर्डल में, यहाँ पे। तो इसको रिलैक्स करके रखता है ताकि ये वाला हिस्सा जब रिलैक्स होगा तभी बच्चा नीचे सरक पाएगा। तो हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। लेकिन बस गलत होने का बस एक ही वजह है,
वो पढ़ जहां रहे हैं वो गलत जगह। बस इतने ही पूछा जाता है। बहुत लोग और आगे करते हैं, और बताओ ओवरी कहां से निकालोगे? तो ओवरी में कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। लेकिन जितनी बार आपसे कॉर्पस ल्यूटियम पूछा जाता है आप बताते हो प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन, यही तो बड़ा। तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता, आपकी किताब में नहीं लिखा, आपकी किताब में सिर्फ ओवरी लिखा है कि लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ओवरी से। ओवरी तो हम पूरा पढ़कर आए, तब नहीं बताए। तब इसलिए नहीं बताए क्योंकि उस समय फॉलिकल ग्रो कर रहा था, तो ईस्ट्रोजन ओवुलेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन, हमारा काम खत्म हो गया। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पढ़े थे ना ओवरी, हम प्रेगनेंसी के समय ओवरी नहीं पढ़े। तो वही कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी की अब सर लास्ट में रिलैक्सिन निकालती है। क्लियर हुआ? ये तो आपके 4 हार्मोन प्लेसेंटा के थे। ये हार्मोन प्लेसेंटा का नहीं है, सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। लेकिन एक बात देखिए सर, कुछ 3 हार्मोन ऐसे हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर इन तीनों में से एक भी हार्मोन आपके पास आएगा तो हम कह देंगे भैया प्रेग्नेंट हो, कोई इफ एंड बट नहीं है। एक HCG जो कंफर्मेटरी टेस्ट बना देता है, दूसरा है HPL और तीसरा है रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में, लेकिन HCG सबसे पहले निकलता है। जब ट्रूफोब्लास्ट बना था तभी निकलने लगा था। HPL तब निकलेगा जब प्लेसेंटा बनेगा, 3 महीने पे निकलेगा। रिलैक्सिन तब निकलेगा जब आप 9वां महीना गुजर रहे होंगे। तो जांच हम किससे करेंगे? जिससे सबसे पहले पता चल जाए। तो इसीलिए हम HCG का इस्तेमाल करते हैं जांच ऑफ प्रेगनेंसी में, इन 2 का इस्तेमाल नहीं करते। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इंडोक्राइन फंक्शन को हाईलाइट किया गया, डायग्राम को हाईलाइट नहीं किया गया। क्लियर हो? एक अंतिम बात, ये तो हमने प्लेसेंटा की बात की, ये ओवरी की बात की, ये प्रेगनेंसी की बात की। प्रेगनेंसी के दौरान अन्य बहुत सारे हार्मोन और बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ है उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। अब पढ़ाया नहीं इसलिए मैं ज्यादा लिख भी नहीं रहा हूँ। थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये 5 हार्मोन ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। इनका काम होता है कि फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के साथ साथ सर मेटाबॉलिक चेंजेस जो मां में हो रहे हैं वो सही तरीके से। तो वही पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5 हार्मोन हैं। नंबर 1 ईस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोजेस्टेरॉन, नंबर 3 कॉर्टिसोल, नंबर 4 प्रोलैक्टिन एंड नंबर 5 थायरॉक्सिन। ये 5 हार्मोन बढ़ जाते हैं सामान्य से ज्यादा, कई गुना बढ़ जाते हैं। पर्पस सिर्फ एक है, ताकि फीटस का डेवलपमेंट बेहतर हो, मां के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं वो बेहतर। क्लियर? हार्मोन पढ़ते वक्त एक बार थोड़ा संयम बरतिएगा। लाइनें 3 हैं लेकिन वो गलत होती है। वो हार्मोन फिर से सुन लीजिए। जो कहा हार्मोन निकलता है प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा से 4 हार्मोन निकलता है, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर कहा कि जब प्रेगनेंसी का टर्मिनल फेज आता है, अंतिम महीना आता है, तब ओवरी कॉर्पस ल्यूटियम से एक और हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन। ये प्लेसेंटा से नहीं निकलता। फिर तीसरा पॉइंट आया कि सर कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलती हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही निकलते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा तीनों प्लेसेंटा से निकलते हैं। रिलैक्सिन कहां से प्लेसेंटा से निकलते हैं?
फिर चौथा पॉइंट ये कहा कि सर उनके अलावा भी हमारे शरीर में कुछ हार्मोन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है, दैट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। पर्पस सिर्फ इतना है कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो बेहतर डेवलप करे, माँ के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस है वो बेहतर। कई बार जिस अनुपात में यह हार्मोन बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ पाते हैं, तो प्रॉब्लम माँ को शुरू हो जाती है। कई बार प्रेगनेंसी कभी तकलीफ नहीं मानी जाती। प्रेगनेंसी इज नॉट ए पेन, नॉट ए डिजीज, लेकिन कई जगह पर प्रेगनेंसी सच में बहुत अनकंफर्टेबल होती है फीमेल के लिए, बिकॉज ऑफ द जो हार्मोनल चेंज चाहिए वो नहीं हो पाती। तो ना फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, ना जो माँ के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं वो बेहतर तरीके से हो। तो जिन फीमेल में ये सब चीजें ठीक होती हैं, प्रेगनेंसी उनके लिए तकलीफ दे नहीं है। लेकिन जहां नहीं होती हैं वो 9 महीने में बहुत परेशान होती हैं। फिर भी माँ बच्चे को जन्म तो देती है, लेकिन परेशानियां ज्यादा देती है।